हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसके सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये इसके ऊपर हमारा 8th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अभिलेखों का जो अर्थ है वो कैसे निकाला गया। इसमें हमने जाना कि जो ब्राह्मी लिपि है जो अशोक के अभिलेखों में उपयोग की गई थी, साथ ही जो खरोष्ठी लिपि है उसका अर्थ है वो कैसे निकाला। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि अभिलेख जो साक्ष्य है उनकी जो सीमा है उनके ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो अभिलेख है उनकी क्या लिमिट्स होती है, उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अभिलेख जो साक्ष्य होती है उनकी भी कुछ सीमाएं होती है, जिसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाती है अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाएं। इसमें कुछ तकनीकी खामियां आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभिलेख है वो काफी पुराने हैं, तो उनमें से कुछ के अक्षर है या नष्ट हो गए हैं, या कुछ अभिलेख है वो ही नष्ट हो गए हैं। तो इस वजह से हमें अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। दूसरी जो सीमा आ जाती है, लिमिट्स आ जाती है अभिलेखों को, वो है अभिलेखों में जानकारी की सीमा। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि अभिलेखों में जो हमें जानकारी मिलती है वो सीमित मिलती है, और उसका रीजन है कि अभिलेखों में केवल हमें वो ही जानकारी मिलती है, या हम कह सकते हैं कि अभिलेखों में केवल उन लोगों की हमें जानकारी मिलती है जिन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। हमें आम लोगों की जानकारी है वो नहीं मिलती है। तीसरा है अभिलेखों का ऐतिहासिक अध्ययन। देखिए, इतिहासकारों के द्वारा जब अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं उनकी भी जो रुचियां हैं वो अक्सर चेंज होती रहती है। यहाँ पर जैसे हम चर्चा करें कि 19वीं शताब्दी में जो इतिहासकारों की जो मुख्यतः रुचि थी वह राजा और उनके युद्धों का अध्ययन करना थी। 20वीं शताब्दी में बात करें तो इतिहासकारों की जो रुचि का विषय रहा वह रहा आर्थिक और सामाजिक रहा। और यदि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो इतिहासकारों की रुचि है वो ऐसे समाज है जो हाशिए पर रहे उस समय। तो इस वजह से जो अभिलेख जो साक्ष्य है उनकी कुछ लिमिट्स होती है। तो एक एक करके इन टॉपिकों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाएं, जिसमें से जो पहली सीमाएं आ जाती हैं वह है तकनीकी सीमाएं। जो प्रॉब्लम आ जाती है वो कुछ टेक्निकल है, जैसे कि अक्षरों का हल्का उत्कीर्ण होना। देखिए, प्राचीन समय के जो अभिलेख है, कुछ अभिलेख 2000 वर्ष पुराने हैं, कुछ 3000 वर्ष पुराने हैं। तो इतने समय में जो अक्षर है वो उनके हल्के उत्कीर्ण हो गए, जिससे क्या होता है कि पढ़ने में है वो कठिनाई आती है और हम ठीक प्रकार से अभिलेखों का अर्थ नहीं निकाल पाते। जैसा कि हमने चर्चा की कि ये अभिलेख 2000 या 3000 या उससे भी कुछ पुराने अभिलेख हैं, तो समय के साथ कुछ अभिलेख नष्ट हो गए हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके जो शब्द हैं वो विलुप्त हो गए। ये अभिलेख मुख्यतः शिलालेखों पे लिखे जाते थे, या तो वो शिलालेख टूट गई या उनका कुछ हिस्सा टूट गया, जिससे कि हमें सही तरीके से उन शब्दों का अर्थ लगा पाना पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रमुख समस्या आ जाती है कि शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझना। देखिए, शब्दों के जो अर्थ होते हैं ये स्थान और समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। यदि आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि शब्दों के अर्थ है ये स्थान और समय पर निर्भर करते हैं। अलग अलग स्थानों पर, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर शब्दों के जो अर्थ है वो अलग अलग रहते थे। तो इस वजह से उनका जो अर्थ है वो समझना काफी कठिन होता है। यहाँ पर दूसरी जो समस्या है वह है अर्थ और व्याख्या की सीमाएं। देखिए, कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनका अर्थ अभी तक नहीं लगा सके। यदि हम बात करें 1838 से पहले, हमें अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा हुआ था ये भी नहीं पता था। वर्तमान में भी बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी आज भी और भी लिपियां हैं जिनका अर्थ अभी तक नहीं निकाला गया, या जिन लिपियों का अर्थ निकाल लिया गया उन अभिलेखों का या तो अनुवाद नहीं किया गया, यदि अनुवाद कर दिया गया तो अभी तक उनका प्रकाशन नहीं हुआ। तो एक वजह यह भी है कि अभिलेखों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसकी कुछ लिमिट्स होती है। ये जितने भी अभिलेख हैं जो उपलब्ध है वर्तमान में, ये कुल अभिलेखों का कुछ अंश मात्र ही है। यानी बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुए, या हम कह सकते हैं कि वो पाए नहीं गए, समय के साथ पहले ही नष्ट हो गए थे। तो जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं ये उन अभिलेखों का अंश मात्र है, यानी कुछ प्रतिशत ही है। बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले। यदि वो मिल जाए तो हमें प्राचीन समय के इतिहास की और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो। दूसरी जो सीमाएं हैं वह है अभिलेखों में जानकारी की सीमाएं, जिनमें से कुछ चयनात्मक जानकारी है और कुछ दृष्टिकोण से संबंधित है। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख किया गया है। अधिकतर जो अभिलेख है उनमें केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया गया है, या तो वो आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन्हीं
घटनाओं का उल्लेख है वो हमें अभिलेखों में किया गया है। खेती की दैनिक प्रक्रिया या आम लोगों का जो जीवन है उसके बारे में अभिलेखों में कुछ नहीं लिखा गया है, तो वो जानकारी अनुपस्थित है। दूसरा जो रीजन है वह ये है कि अभिलेखों में केवल हमें वही जानकारी मिलती है जिन लोगों ने ये अभिलेख लिखवाए थे, उन्हीं की हमें केवल यहाँ पर जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ राजा हो गए, शासक हो गए या शक्तिशाली जो लोग होते थे उनके द्वारा ही अभिलेख लिखवाए जाते थे, और उन्हीं लोगों की जो जानकारी है इन अभिलेखों में हमें मिलती है। आम जनता या जो वंचित वर्ग है उनके बारे में जानकारी इन अभिलेखों में नहीं मिलती है। तीसरा जो रीजन है ये अभिलेखों का ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित है, यानी इतिहासकारों की भी समय समय पर जो रुचि है वो बदलती रही है इतिहास को लेकर। जैसे यदि हम बात करें 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में जो इतिहासकारों की जो मुख्य रुचि रही थी वह थी राजाओं और युद्धों का इतिहास पढ़ना। यानी 19वीं सदी के जो इतिहासकार थे उन्होंने मुख्य रूप से जो इतिहास को पढ़ना या समझने की कोशिश की, या तो वो राजाओं के बारे में समझने की कोशिश की या उनके युद्धों के बारे में। 20वीं सदी में इतिहासकारों की रुचि चेंज होती है और अब इतिहासकार है वो आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक समूहों का जो उदय होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो जो हाशिए पर जो समुदाय है उनके बारे में ज्यादा शोध किया जा रहा है। ये जो अभिलेख है इनसे और अधिक जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, उसके लिए हमें प्राचीन स्रोतों का दोबारा से विश्लेषण करना पड़ेगा। साथ ही जो नई शोध पद्धतियां हैं उनको हमें विकसित करना होगा, तभी हमें अभिलेखों से और अधिक जानकारी मिल सकती है। अभिलेख ऐतिहासिक अध्ययन के महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि अभिलेखों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इनसे जो प्राप्त जानकारी है उनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। साथ ही इतिहासकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक प्रमाणों को मिलाकर और एक समग्र दृष्टिकोण है वो अपनाते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चैप्टर के अंत में कुछ डेट्स दी हुई है और ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसकी दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व के मध्य में गंगा नदी के आसपास धान की जो रोपाई है वो शुरू हो जाती है। साथ ही गंगा घाटी में नगरीकरण शुरू हो जाता है। देखिए, नगरीकरण की यदि हम बात करें तो नगरीकरण है ये भारत में दो बार आता है। पहला जो आता है ये आता है हड़प्पा काल में। हड़प्पा जो सभ्यता है उस समय में सर्वप्रथम भारत में नगरीकरण हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। दूसरा जो नगरीकरण हुआ था भारत में वह होता है महाजनपद काल में, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोबारा से जो नगरीकरण होता है, और ये नगरीकरण होता है गंगा घाटी के आसपास, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और महाजनपद काल के बीच में आती है वैदिक सभ्यता, और जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। साथ ही महाजनपद है उनका विकास होता है। भारत में इस समय 16 महाजनपद पाए जाते हैं और इसीलिए इस काल को महाजनपद काल भी कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। साथ ही आहत सिक्के हैं उनका प्रचलन शुरू हो जाता है। 500 से 400 ईसा पूर्व के मध्य में मगध के जो शासक है उनकी सत्ता पर पकड़ मजबूत होती है। सिकंदर ने जो आक्रमण किया था ये किया था 327 से 325 ईसा पूर्व के मध्य में, और उस समय इन्होंने भारत में एक शासक थे पोरस, उनसे युद्ध किया था। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं घनानंद, उनको पराजित करके एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वह है अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर देखिए दो डेट दी हुई है, एक तो 272 ईसा पूर्व और दूसरी 268 ईसा पूर्व। देखिए 272 ईसा पूर्व में जब अशोक के पिताजी की मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की, तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन उनके जो अन्य भाई थे वह भी राजा बनना चाहते थे, तो 4 वर्ष तक चलता है उत्तराधिकारिता का युद्ध, और ये समाप्त होता है 268 ईसा पूर्व में। 268 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने समस्त भाइयों को पराजित करके उनको मृत्यु के घाट उतार देता है और विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इसका जो शासन रहा था ये 231 ईसा पूर्व तक रहा था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था वृहदत्त। और वृहदत्त की जो हत्या है उसी के एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और यहीं पर जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंत हो जाता है। 200 से 100 ईसा पूर्व के मध्य पश्चिम उत्तर में शक शासन का उदय होता है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर चोर चेल और जो पांडे वंश है उनका उदय होता है। दक्कन में सातवाहन वंश का उदय होता है। 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर पश्चिम उत्तर में शक है, जो मध्य एशिया के लोग हैं उनका शासन है वो होता है। साथ ही रोमन साम्राज्य से हमारा जो व्यापार है वो बढ़ता है। सोने के सिक्के वो जारी किए जाते हैं इसी समय में। कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है यह होता है 78 ईस्वी में।
और इसी समय में कनिष्क के द्वारा एक संवत जारी की जाती है, शक संवत, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय संवत है। 100 से 200 ईस्वी के मध्य में सातवान और शक शासक द्वारा भूमि दान के जो अभिलेख है उनके हमें प्रमाण मिलते हैं। 320 ईस्वी में गुप्त शासक है उनका साम्राज्य प्रारंभ होता है। और इस वंश का जो सबसे महान शासक रहा था वह था समुद्रगुप्त। इसका शासन रहा था 335 से 375 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद में इनका जो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका शासन आता है 375 से 415 ईस्वी के मध्य में। 500 से 600 ईस्वी के मध्य में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है, तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। और कन्नौज के एक महान शासक थे हर्षवर्धन, इनका जो टाइम पीरियड था यह था 606 से 647 ईस्वी के मध्य में। और इसी के समय में एक प्रसिद्ध यात्री आया था हेनशांग, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। और इनकी एक पुस्तक है सीयू की, जिनमें इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है। इसके बारे में हम और भी अध्ययन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 1810 का जो दशक है उसमें मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के लगभग 8000 अभिलेख है वो एकत्रित किए थे। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, कर्मचारी था, उसके द्वारा अशोक के जो अभिलेखों में लिखी हुई ब्राह्मी लिपि है उसका अर्थ है वो लगा पाता है। 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों का एक अंश है वो प्रकाशित किया था। 1886 ईस्वी में दक्षिण भारत के अभिलेखों का एक शोध पत्र है एपिग्राफिया। देखिए, अभिलेखों का जो शोध कार्य किया जाता है, जो शाखा होती है, उसे कहा जाता है एपिग्राफी। और इसी अभिलेखों का जो शोध पत्र है वो जारी हुआ था दक्षिण भारत का, जिसका नाम था एपिग्राफिया। ये कर्नाटक का प्रथम अंक था, ये जारी किया गया था 1886 में। और एपिग्राफिया जो इंडिका है, इसका जो प्रथम अंक है ये प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। 20वीं शताब्दी की बात करें तो डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की थी। देखिए, यहाँ पर जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे ये थे विलियम जोन्स। इसका जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना, साथ ही संस्कृत, अरबी और फारसी जो ग्रंथ है उनका अनुवाद कराना, पुरातत्व और ऐतिहासिक अनुसंधान करना, धार्मिक जो ग्रंथ है उनका संरक्षण करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका मुख्य जो योगदान रहा है वो, यदि हम ग्रंथों के अनुवाद की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, इनका जो अनुवाद है वो इसी के अंतर्गत हुआ था। साथ ही जो अशोक के जो शिलालेख है उनकी व्याख्या 1838 ईस्वी में जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की जाती है वह बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत ही की जाती है। साथ ही भारतीय पुरातात्विक और जो सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना 1861 में होती है। इसमें भी जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो जिनमें सबसे पहले नाम आ जाता है विलियम जोन्स, जो इसके संस्थापक थे। जेम्स प्रिंसेप, जिनके द्वारा ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया था। एच विल्सन, ये संस्कृत के विद्वान थे। अलेक्जेंडर कनिंगम, जो भारतीय पुरातात्विक और सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय, ये एक सामाजिक सुधारक थे। तो ये प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जिनका बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में जो इसका नाम बदलकर 1951 में कर दिया गया था द एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका नाम बदलकर कर दिया गया एशियाटिक सोसाइटी। और ये वर्तमान में भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान पर अभी भी इसमें शोध जारी है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने अध्ययन किया राजा, किसान और नगर। और ये क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका सेकंड चैप्टर था। इस चैप्टर में मुख्यतः हमने जो महाजनपद काल से लेकर और गुप्त काल, या हम कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक का जो काल था उसका हमने आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पढ़ा। और इस समय का जो सामाजिक इतिहास है या जो सामाजिक जानकारी है उसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो चैप्टर 3 से संबंधित है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो सामाजिक इतिहास था, या हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल का जो सामाजिक इतिहास था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही आप हमें जो ट्विटर है, फॉर्मर ट्विटर जिसे वर्तमान में एक्स कहा जाता है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी जो एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, वो हम लेकर आते हैं। साथ ही करंट अफेयर और अन्य जो बिंदु हैं परीक्षा से संबंधित उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें
व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।